माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के प्रकार। अपने क्या बोला था, अनुनाद प्रभाव दो तरीके का होता है, एक तो प्लस आर और एक होता है माइनस आर। उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। एक तो अपने क्या बताया था, एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ऐसा प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन देने से अनुनाद उत्पन्न होता हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लस आर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस। एक अपने बताया था माइनस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग रेजोनेंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने से अनुनाद उत्पन्न होता हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, माइनस आर। तो वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ जो प्लस आर इफेक्ट देंगे। जैसे मैंने बात की थी NH2 ग्रुप, OH ग्रुप, OR ग्रुप, NHR ग्रुप, NR2 ग्रुप, इसी तरीके से NHCO CH3, इसी तरीके से मैं बात करूं C डबल बॉन्ड O CH3, हेलोजेंस का थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो कहाँ पे, तो अपने प्रेरणिक प्रभाव में भी पढ़ा था हेलोजेंस को। अपने क्या पढ़ा था, हेलोजेंस प्रेरणिक प्रभाव भी देता है और हेलोजन यहाँ पे क्या दे रहा है, प्लस आर इफेक्ट। तो कहाँ पे ये प्लस आर देगा और कहाँ पे माइनस आई देगा, इसकी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अपने को क्या ध्यान रखना, हेलोजन भी क्या देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग रेजोनेंस में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को खींचे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने से अनुनाद उत्पन्न होता है, तो कौन कौन से कंपाउंड है उसमें फर्स्ट कैटेगरी अपन ने ली थी, ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसपे कोई ग्रुप जिसकी विद्युत ऋणता में क्या हो, अंतर हो, EN डिफरेंस, EN में क्या हो, अंतर हो, EN डिफर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं EN डिफरेंट वाले ग्रुप, अगर मैं अपने क्या काम में लिया था कल, यहाँ पे अगर इस बॉन्ड में अगर मैं बात करूं तो B की विद्युत ऋणता क्या है, A से ज्यादा है। मैंने क्या कहा, B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा है, इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। इस G की जगह मैं क्या काम में ले रहा हूँ, A डबल बॉन्ड B। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए क्योंकि B की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई, तो ये जो इस बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस A ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब अनुनाद प्रभाव उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन खींचने से। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, माइनस आर रेजोनेंस इफेक्ट देगा। सबसे पहले कंडीशन अपनी क्या थी, EN डिफरेंट के आधार पर कुछ ग्रुप्स क्या कर रहे थे, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे थे। वो कौन कौन से ग्रुप है विद्युत ऋणता के आधार पर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ग्रुप्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे G की जगह और क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो विद्युत ऋणता में अंतर वाले कुछ ग्रुप्स, जैसे ये अपना ग्रुप हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एसिड हैलाइड्स में, इस Cl की जगह यहाँ पे X लिख देता हूँ, कुछ भी हो सकता है, एसिड हैलाइड्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, ये अपना नाइट्राइल ग्रुप भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, और जैसे एमाइड भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अपन बात कर रहे हैं ऐसे ग्रुप जिसमें क्या शो कर रहे हैं, माइनस आर इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने से रेजोनेंस उत्पन्न हो रहा हो। और अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो जैसे एस्टर ग्रुप, अगर और मैं बात करूं जैसे नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो में मैंने बताया था इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, नाइट्रो ग्रुप की स्ट्रक्चर ये होती है। नाइट्रो ग्रुप भी क्या देता है, माइनस आर इफेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जैसे ये ग्रुप, तो और भी ऐसे ग्रुप है जिसमें क्या है, इसकी विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण इसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके कारण अनुनाद उत्पन्न होगा। तो ये सभी ग्रुप्स कौन से प्रभाव देते हैं, माइनस आर प्रभाव। तो ये अपनी बात हो गई कि प्लस आर प्रभाव कौन से ग्रुप देते हैं और माइनस आर कौन से देते हैं। इसमें अपन एक कैटेगरी और पढ़ ली थी जिसमें स्पीसीज, जिसमें कुछ स्पीसीज थी जो क्या कर रही थी, जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल था। डी ऑर्बिटल के आधार पर भी अपन इसको मैं रिवाइज कर देता हूं।
स्पीसीज जिसमें क्या हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो अपन किसकी बात करें, -r की। तो एक अपने पढ़ा था स्पीसीज जिसके पास क्या हो, डी ऑर्बिटल क्या हो, वेकेंट। ऐसे कुछ ग्रुप्स जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, उसमें अपने कल क्या देखा था, एक तो फास्फोरस एमिथ्राइल पॉजिटिव, आर्सेनिक एमिथ्राइस पॉजिटिव, एंटीमनी एमिथ्राइस पॉजिटिव। ये कुछ ग्रुप्स हैं जिसके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर ये किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मैं बात करूं ग्रुप्स की, अगर मैं बात करूं तो किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने ये ग्रुप जोड़ दिया, इस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़े हो तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल यहाँ का क्या है, खाली है। वेकेंट डी ऑर्बिटल खाली होने के कारण ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके कारण यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण अनुनाद प्रभाव उत्पन्न हो गया। इसका मतलब क्या है, -r प्रभाव शो करेंगे। तो ये अपनी बात हो गई कंपेरेटिवली +r और -r इफेक्ट की। अब अपन बात करेंगे कुछ ऐसी स्पीसीज जो +r और -r इफेक्ट दोनों शो करेंगी, जिसमें दोनों देखने को मिलेगा, एक ही कंपाउंड में +r मिलेगा और -r मिलेगा। तो वो कौन कौन से स्पीसीज हैं जो +r भी देती हैं और -r इफेक्ट भी देती है, उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा उसको। तो मैंने कहा कुछ ऐसी स्पीसीज जिसमें एक तो +r इफेक्ट और -r इफेक्ट एक ही कंपाउंड में दोनों प्रभाव देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन सी स्पीसीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कुछ ऐसी स्पीसीज, क्या कहा, ऐसी स्पीसीज जिसमें क्या हो, +r एंड -r दोनों कैरेक्टर हो। +r और -r दोनों जिसमें अगर किसी स्पीसीज में शो हो रही है तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, दोनों प्रभाव शो करेंगी। उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उसमें एक तो आता है नाइट्रोसो ग्रुप। नाइट्रोसो ग्रुप का मतलब क्या है, N+O, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो ग्रुप। ये नाइट्रोसो ग्रुप जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट +r और -r दोनों देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा उसकी भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी स्पीसीज हैं जिसमें +r और -r दोनों देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक ग्रुप होता है सल्फोनस। कौन सा ग्रुप बताया मैंने, सल्फोनस। सल्फोनस ग्रुप का मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है सल्फोनस ग्रुप, इसको बोलते हैं सल्फोनस ग्रुप। सल्फोनस ग्रुप में भी +r और -r इफेक्ट दोनों देखने को मिलेगा। अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक होता है वाइनिल ग्रुप क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, वाइनिल। इसमें भी +r और -r दोनों इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और एक आता है इसमें फेनिल ग्रुप। फेनिल का मतलब क्या हुआ, C6H5, ये क्या हो गया, फेनिल ग्रुप। इसमें भी +r और -r दोनों देखने को मिलेगा। एक ही कंपाउंड में, इन चारों में एक ही कंपाउंड में +r भी मिलेगा और -r भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कैसे मिलेगा। सबसे पहले अपन नाइट्रोसो का एग्जांपल ले रहे हैं। नाइट्रोसो में +r और -r कैसे देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाइट्रोसो ग्रुप की। ध्यान से देखिएगा कैसे +r होगा इसमें, कैसे -r होगा। जैसे मैं बात करूं किसी कंपाउंड के साथ अगर ये जुड़ा हुआ है, किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, इसका एग्जांपल मैं काम में ले रहा हूं। इस ग्रुप को, यहाँ पे मैंने ग्रुप बताए चारों, अगर इस ग्रुप की जगह सबसे पहले मैं क्या काम में ले रहा हूं, नाइट्रोसो ग्रुप। नाइट्रोसो ग्रुप की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। अगर ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस रिंग से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब क्या है, ये रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन खींचने से उत्पन्न हुआ है, इसके कारण इसको क्या बोलेंगे, -r इफेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर की,
एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी। अब अगर मैं बात करूं इस विद्युत ऋणता के आधार पर अपन नहीं देखें, अगर लोन पेयर के आधार पर देखें, अगर नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर इस रिंग को मिल जाए तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये क्या होंगे, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, रिंग की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब रेजोनेंस तो उत्पन्न हुआ, लेकिन किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन देने से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन देने से अनुनाद उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा प्रभाव है, प्लस आर। तो एक ही कंपाउंड में प्लस आर भी मिल रहा है और माइनस आर, दोनों की वजह से रेजोनेंस उत्पन्न हो रहा है। इसका अपन ये कौन सी स्पीसी है, नाइट्रोसो स्पीसी, जिसमें प्लस आर और माइनस आर दोनों देखने को मिलेगा। इस तरीके से अपने को याद रखना है। सेकंड अपना क्या था, सल्फोनस। सेकंड ग्रुप क्या था अपना, सल्फोनस। अगर मैं सल्फोनस की बात करूं, सल्फोनस मैंने क्या कहा था, एस डबल बॉन्ड ओ, OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, सल्फोनस ग्रुप। ये क्या है, सल्फोनस ग्रुप। अगर मैं इसमें बात करूं तो सल्फर और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। अगर यहाँ पे अगर सल्फर पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से इस रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने से रेजोनेंस उत्पन्न हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आर इफेक्ट। तो यहाँ पे जो इफेक्ट लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, माइनस आर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं विद्युत ऋणता के आधार पर अपन बात नहीं करके सल्फर पर उपस्थित लोन पेयर के आधार पर अपन बात करें, तो अगर ये सल्फर के लोन पेयर इस रिंग की तरफ चले जाएं तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन पे आ जाए तो रेजोनेंस तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देने से। तो इलेक्ट्रॉन देने से अगर अनुनाद उत्पन्न होता है उसको कौन सा प्रभाव बोलते हैं, प्लस आर प्रभाव। तो सल्फोनस ग्रुप में भी रेजोनेंस प्लस आर और माइनस आर दोनों देखने को मिलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड जो अपना था, थर्ड अपना क्या था, वाइनिल, विनाइल ग्रुप बोलते हैं जिसको। विनाइल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं अपन। विनाइल, विनाइल वाइनिल बोल देते हैं इसको। विनाइल का बेसिकली मीनिंग क्या है, तो अगर मैं विनाइल की डेफिनेशन दूं तो कोई भी ग्रुप, जब कोई भी ग्रुप किसी कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, उस ग्रुप या उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2। कोई ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका संकरण कैसा होना चाहिए, sp2 है। sp2 का मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डबल बॉन्ड मिलेगा। अगर इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देता हूँ हाइड्रोजन के द्वारा, तो इसका मतलब यहाँ पे इस कार्बन का संकरण क्या है, इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2 होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये ग्रुप ये क्या कहलाएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, विनाइल पोजीशन। विनाइल इसी को बोलते हैं जिसमें जुड़ने वाला कोई ग्रुप उसी का उस कार्बन के साथ जुड़ा हो, जिसके डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़ा हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसको क्या बोलते हैं, विनाइल। अब अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, ग्रुप की जगह मैंने काम में लिया एरोमेटिक कंपाउंड कोई, जैसे बेंजीन रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इस G की जगह मैंने क्या काम में ले लिया, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर इसमें मैं बात करूँ तो वाइनिल की जगह अगर विनाइल ग्रुप की मैं बात करूँ, CH डबल बॉन्ड CH2, इस बेंजीन के साथ मैंने विनाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो अपन ने बात की विनाइल ग्रुप क्या देता है, प्लस आर और माइनस आर। कैसे देगा इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाएं तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन लेने से रेजोनेंस उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब क्या है, माइनस आर इफेक्ट। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी क्या है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाएं, पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी, यहाँ पे अधिकता, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो पॉसिबिलिटी एक क्या हो गई कि इलेक्ट्रॉन इधर ना जाके इस साइड में चले जाए, लेफ्ट साइड में, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे रेजोनेंस उत्पन्न हो गया। इलेक्ट्रॉन रिंग को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब अनुनाद उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रॉन देने से इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस आर प्रभाव भी शो करेगा। तो जो वाइनिल ग्रुप है वो प्लस आर और माइनस आर दोनों इफेक्ट शो करेगा। अब अपनी लास्ट बात हो रही थी फेनिल ग्रुप की। फेनिल ग्रुप कैसे प्लस आर और माइनस आर देगा उसकी अपन और चर्चा कर लेते हैं। फेनिल ग्रुप क्या होता है, C6
H5, इसको क्या बोलते हैं? फेनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? फेनिल ग्रुप। ये क्या है? फेनिल ग्रुप। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर ये किसी एरोमेटिक कंपाउंड या रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये ग्रुप फेनिल ग्रुप, फेनिल का मतलब C6H5, ये किसी रिंग के साथ जुड़ा हो तो इसमें प्लस आर और माइनस आर कैसे देखने को मिलेगा? इसको मैं ओपनली लिख लेता हूँ। ओपनली का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। इसको मैंने थोड़ा ओपनली लिख लिया। वैसे तो क्या है ये? बाइफिनाइल। अगर इस ग्रुप के साथ अगर मैं बात करूँ, इस रिंग के साथ अपने क्या जोड़ दिया? C6H5, इसी को C6H5 बोलते हैं। ये जो है इसको क्या बोलते हैं? C6H5। तो इस रिंग के साथ C6H5 जोड़ दिया, इस रिंग के साथ C6H5 जोड़ दिया। ये कैसे प्लस आर और माइनस आर देगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो पाई बॉन्ड है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई इस कार्बन पर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इसका मतलब क्या है? ये रिंग पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो रेजोनेंस उत्पन्न हो रहा है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन खींचने से। इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन खींचने से रेजोनेंस उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है? माइनस आर प्रभाव। अगर पॉसिबिलिटी यहाँ पे और क्या हो सकती है? इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो जाएं और ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इधर वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन देने से रेजोनेंस उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि इलेक्ट्रॉन इधर चले, इधर की बजाय इधर आ जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने से अनुनाद प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस आर इफेक्ट। तो फेनिल ग्रुप, ये जो फेनिल ग्रुप है, ये प्लस आर और माइनस आर दोनों इफेक्ट शो कर रही है। तो ये कुछ स्पीसीज थे, कुछ ग्रुप थे जो प्लस आर और माइनस आर दोनों कैरेक्टर रखने की टेंडेंसी रखते हैं। इसको अपने को याद रखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ रिस्पेक्टिवली किसी एरोमेटिक कंपाउंड में। ये अपनी बात हो गई रेजोनेंस की, टाइप ऑफ रेजोनेंस कंप्लीट हो गया अपना। अब मैं बात कर रहा हूँ रिस्पेक्टिवली, अगर मैं बात करूँ, अपन ने क्या क्या पढ़ा? अतिसंयुग्मन प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इसके कंपैरेटिवली अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बात करूँ, किसी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अगर इन तीनों की बात करूँ, क्या क्या पढ़ा अपने? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इन तीनों के किसी एरोमेटिक कंपाउंड के थ्रू अगर मैं कंपैरेटिवली इनकी बात करूं तो कुछ फैक्ट्स बोले जाते हैं जिसको अपने को याद रखना है। इसमें कंपैरेटिवली इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसके आधार पर इन तीनों में किसकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। तो कंपैरेटिवली अपन इन तीनों की चर्चा करते हैं वन बाय वन। इनके लिए क्या क्या बोला जाता है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसको मैं कंपैरेटिवली इजीली याद रहेगा, इसलिए कंपैरेटिवली इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो मैंने क्या कहा? रेजोनेंस। एक मैंने क्या कहा? हाइपर कॉन्जुगेशन। एक मैंने क्या कहा? इंडक्टिव इफेक्ट। इन तीनों प्रभाव की अगर मैं बात करूं, इफेक्ट्स की मैं बात करूं, तो कंपैरेटिवली किसी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या बोला जाता है? सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अनुनाद की। तो अनुनाद प्रभाव के लिए बोला जाता है, ये जो अनुनाद प्रभाव है, ये अनुनाद प्रभाव ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही लगेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमेशा रेजोनेंस लगेगा। रेजोनेंस हमेशा ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर देखने को मिलेगा। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अपन बात कर रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी रेजोनेंस की तरह ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर देखने को मिलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, इंडक्टिव इफेक्ट तो ऑर्थो पर भी मिलेगा, पैरा पर भी मिलेगा और मेटा पर भी मिलेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसके कंपैरेटिवली ये दोनों ऑर्थो और पैरा पर मिलेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो, पैरा और मेटा पर भी इसकी इफेक्टिवनेस रहती है। अब बात आती है रेजोनेंस की, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पर कभी भी रेजोनेंस नहीं मिलेगा।
इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिशयुग्मन का मतलब क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें कभी भी ये भी क्या है, रेजोनेंस की तरह मेटा पोजीशन पर कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये मेटा पोजीशन पर भी मिलता है। अब एक इसकी मैं बात करूं, अगर ये ऑर्थो पैरा पर मिलता है, मेटा पर नहीं मिलता, ये अगर ऑर्थो पैरा पर मिलता है, मेटा पर नहीं मिलता, ये ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पर मिलता है, तो इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी की मैं बात करूं, तीव्रता की, किसका अगर ऑर्थो पैरा पर मिलता है तो किस पर ज्यादा होगा रेजोनेंस, किस पर कम होगा। तो रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंटेंसिटी क्या होती है? इक्वल होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? इक्वल। तीव्रता यहाँ पे क्या होती है? इक्वल। ऐसे नहीं कि ऑर्थो पर रेजोनेंस कम मिलेगा, पैरा पर ज्यादा मिलेगा तो बराबर मिलेगा। इंटेंसिटी क्या होगी? इक्वल होगी। इसमें अपन दूरी के हिसाब से नहीं देखेंगे, ऑर्थो पैरा पर रेजोनेंस मिलेगा तो इंटेंसिटी क्या रहेगी? समान रहेगी, इक्वल रहेगी। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन की इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये भी रेजोनेंस की तरह क्या होगी? इंटेंसिटी इसमें भी इक्वल होगी, इंटेंसिटी समान होगी। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर है तो ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इक्वल इंटेंसिटी के साथ मिलेगा, इसकी तीव्रता क्या होगी? समान होगी। अब अगर मैं इसमें प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी की मैं बात करूं, किसकी? इंटेंसिटी। यहाँ पे दोनों में क्या हो रही थी? इक्वल इंटेंसिटी। यहाँ पे क्या होगी? इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या है? तो अपने एक बात बोली थी इंडक्टिव इफेक्ट में कि प्रेरणिक प्रभाव डिस्टेंस से प्रभावित होता है। किससे? डिस्टेंस। प्रेरणिक प्रभाव पे डिस्टेंस का फर्क पड़ता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा? कम होगा। अगर डिस्टेंस कम है तो प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस का फर्क इस प्रेरणिक प्रभाव पे पड़ रहा है, जिसके कारण इसकी इंटेंसिटी इक्वल होने के चांस कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या? इंटेंसिटी डिफरेंट हो गई। डिफरेंट होने का बेसिकली मीनिंग क्या है? अपने कौन कौन सी पोजीशन ली? एक तो ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन। अगर मैं बात करूं अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स पर अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा हेटेरोएटम होना चाहिए जिसकी विद्युत ऋणता में क्या हो? अंतर हो। मैंने कोई ग्रुप लगा दिया G, इसकी क्या है? विद्युत ऋणता में अंतर। En क्या है इसकी? डिफरेंट। विद्युत ऋणता में अंतर है। विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण अगर मैं यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर ये कौन सी पोजीशन है इसकी? ऑर्थो। इस ग्रुप के सापेक्ष देख रहे हैं, ये इसकी कौन सी पोजीशन? मेटा। ये इसकी कौन सी पोजीशन? पैरा। तो इसकी कंपेरेटिवली मैं बात करूं, ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है उसके अपन क्या बोलते हैं? इप्सो पोजीशन। ये अपने को ध्यान में रखना है कि कोई ग्रुप बेंजीन से जिस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है उस कार्बन को क्या बोलते हैं? इप्सो कार्बन और इप्सो पोजीशन। ये अपने को ध्यान में रखना। उसके जस्ट पास वाली ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा। अब अगर बात करें प्रेरणिक प्रभाव डिस्टेंस से इफेक्टिव होता है तो दूरी का मतलब यहाँ पे क्या है? इसकी तीव्रता अलग कैसे हो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस ग्रुप इस G से अगर ये इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता में अंतर, या तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्रेरणिक प्रभाव या तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा या इलेक्ट्रॉन देने वाला। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कंसीडर कर रहा हूँ कि G अपना क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाला प्रभाव लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो इस इप्सो वाले कार्बन पर क्या कह रहा हूं मैं? इससे इप्सो वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि इस G के जस्ट पास में है। तो दूरी कम होने से प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा होगा। तो इप्सो पोजीशन पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा है। इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है? प्रेरणिक प्रभाव की ज्यादा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ऑर्थो मेटा पैरा में, अगर डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी वहां प्रेरणिक प्रभाव कम होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होने लगता है? कम, जिसके कारण प्रेरणिक प्रभाव भी कम होता है। तो यहाँ से इस ग्रुप की और इस पैरा की यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है तो प्रेरणिक प्रभाव सबसे कम कहाँ होगा? पैरा पोजीशन पर। उसके बाद मेटा पर, उसके बाद ऑक्सीजन में ज्यादा होगा, ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा? ज्यादा। तो ग्रुप के सापेक्ष अपन क्या चेक करें? ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर इसकी बात करें तो इप्सो पोजीशन इसके जस्ट
नज़दीक में है, मतलब नियर है, तो यहाँ पे दूरी कम होने से प्रेरणिक प्रभाव ज़्यादा होगा। उसके बाद ये जो ऑर्थो पोजीशन, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा। तो इस दूरी बढ़ने के साथ इसकी तीव्रता पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसकी मैंने बात की। तो अपन क्या कहेंगे, इप्सो पोजीशन इसके पास में है तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, जो इसकी तीव्रता है, वो ज़्यादा होगी। उसके बाद मैं बात करूँ तो ऑर्थो पोजीशन, उसके बाद मेटा पोजीशन पर, उसके बाद पैरा पोजीशन पर सबसे कम क्यों हुई, इसकी मैंने बात की। डिस्टेंस बढ़ने से प्रेरणिक प्रभाव कम होता है। तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सबसे कम होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों हुई, मैंने इसका कारण बता दिया। तो ये बात हो गई अपनी इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस का क्या फर्क पड़ता है, इसकी इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट क्यों हुई, इसकी मैंने बात की। अब एक बात बोली जाती है कि जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस वो किसके थ्रू होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, वाया पाई इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस हमेशा ही पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की मैं बात करूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी किसके थ्रू होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। अपन ने देखा था, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, रेजोनेंस पढ़ लिया, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन के थ्रू, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू अपने को क्या पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था। अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, इंडक्टिव इफेक्ट में अपने क्या पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन में क्या देखा था कि जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें अगर मैं बात करूं, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट ये किसके थ्रू होता है, वाया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पे डिफरेंट इसी चीज़ में कंपैरेटिवली अपन पढ़ेंगे। तो ये रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट किसके थ्रू होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो मैंने कुछ फैक्ट्स बताए एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, इसकी जो रिलेटिव पोजीशन है और इसकी इंटेंसिटी की मैंने बात की, इस पर क्या फर्क पड़ता है उसकी मैंने बात की। इस सभी को अपने को याद रखना है। तो कंपेरेटिवली पर अगर याद रखेंगे तो इजीली याद होगा, वरना ये याद नहीं रहेगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए इसकी रिलेटिव अपने क्या देख ली, इंटेंसिटी देख ली। अब अगर मैं बात करूं इनकी इफेक्टिवनेस की, इफेक्टिवनेस किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। इफेक्टिवनेस की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों इफेक्ट्स में इफेक्टिवनेस किसकी ज़्यादा और किसकी कम। तो ध्यान से समझिएगा इसको। मैं बात कर रहा हूँ इफेक्टिवनेस की, किसकी ज़्यादा है। एक तो अपन ने क्या पढ़ा, रेजोनेंस इफेक्ट, एक अपन ने क्या पढ़ा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, एक अपन ने क्या पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इफेक्टिवनेस किसकी ज़्यादा होगी, इफेक्टिवनेस की मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, इसकी प्रभावशीलता ज़्यादा किसकी होगी कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो। ऐसे बोला जाता है जो अनुनाद प्रभाव है वो अतिसंयुग्मन प्रभाव से ज़्यादा स्टेबल होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव इसकी इफेक्टिवनेस इस इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होती है, और रेजोनेंस की जो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों से ही ज़्यादा होती है। तो रिलेटिव ऑर्डर ये बोला जाता है कि इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट की। अब अगर मैं बात करूँ इंडक्टिव इफेक्ट की, ये तो अपन ने बता दिया था किसके कारण होते हैं, एक तो रेजोनेंस और ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये किसके थ्रू होते हैं, वाया पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होते हैं। और इसमें अपने और क्या पढ़ा था, ये ऑर्थो पोजीशन पर मिलेंगे और पैरा पोजीशन पर देखने को मिलेगा, कभी भी मेटा पोजीशन पर देखने को नहीं मिलेगा। ये अपना बेसिक डिफरेंस पढ़ा था। इसमें मेटा पर कभी भी ये रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट किसके थ्रू होते हैं, वाया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव को किस से देखते हैं, डिस्टेंस का इस पे प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का भी फर्क पड़ता है, डिस्टेंस, उसके बाद नंबर का भी फर्क पड़ता है। इंडक्टिव इफेक्ट में अपने एग्जांपल्स पढ़े थे जिसमें डिस्टेंस, नंबर और पावर के आधार पर अपन क्वेश्चन सोल्व किए थे। डिस्टेंस और संख्या और सामर्थ्य, इन तीनों का फर्क पड़ता है। इसमें भी अपन बात करें तो डोमिनेंट फैक्टर क्या है, डिस्टेंस, उसके बाद नंबर डोमिनेंट फैक्टर, उसके बाद पावर डोमिनेंट फैक्टर होती है।
तो कैसे होती है ये अपने इंडक्टिव फैक्ट में पढ़ लिया था। और इसमें अपने क्या देखा, इंडक्टिव फैक्ट ऑर्थो पोजीशन, मेटा पर और पैरा तीनों पोजीशन पर देखने को मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस से में क्या है, डोमिनेंट फैक्टर है, जिसके कारण ये मेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन तीनों पोजीशन पर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव फैक्ट में इसकी इफेक्टिवनेस किसकी ज़्यादा है, अपने को ये ध्यान में रखना है कि इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा किसकी है, रेजोनेंस इफेक्ट की, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव फैक्ट की। तो इफेक्टिवनेस के आधार पर अपन ने ये ऑर्डर बता दिया। अब अपन बात करते हैं हैलोजेंस की। हैलोजेंस को लेके बहुत से क्वेश्चन दिमाग में आते हैं अपने। जब अपने रेजोनेंस में बात की, इंडक्टिव फैक्ट की बात कर रहे थे, अपन ने क्या पढ़ा था इंडक्टिव फैक्ट में, इंडक्टिव फैक्ट दो तरीके का होता है, एक तो प्लस आई, एक होता है माइनस आई। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैंने कहा हैलोजेंस की। अपन ने कहा था जब इंडक्टिव फैक्ट कितने टाइप का पढ़ा था, प्लस आई, दो तरीके का पढ़ा था, प्लस आई और माइनस आई। अपन ने हैलोजेंस में बताया था हैलोजन माइनस आई प्रभाव देता है, क्या देता है, माइनस आई प्रभाव। अब अपन रेजोनेंस में भी पढ़ा था, रेजोनेंस कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, प्लस आर और माइनस आर। अपन ने यहाँ पे भी पढ़ा था कि हैलोजेंस क्या देते हैं, हैलोजेंस कौन सा प्रभाव देते हैं, प्लस आर। हैलोजेंस कौन सा प्रभाव देते हैं, प्लस आर। और इंडक्टिव फैक्टर में क्या पढ़ा, माइनस आई। तो इसकी एब्रोन अपने क्या हो गया, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कहाँ पे तो ये प्लस आर लगेगा और कहाँ पे माइनस आर लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजेंस की जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसके आधार पर हैलोजेंस में कहाँ पे तो प्लस आर लगाना है और कहाँ पे माइनस आई लगाना है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका एबनॉर्मल बिहेवियर, इसका जो असामान्य व्यवहार है, इस तरीके से किसी रिएक्शन में, किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी रिएक्शन में तो ये प्लस आर की तरह बिहेव करता है और किसी रिएक्शन में ये माइनस आई की तरह बिहेव करता है, माइनस देता है। तो ये कहां पे तो माइनस आई देगा और कहां पे प्लस आर देगा, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वन बाय वन अपन इसके हैलोजेंस के एबनॉर्मल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने हैलोजेंस को लेके बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे, जिसमें कहां से प्लस आर लगेगा और कहां से माइनस आर लगेगा, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। तो मैंने कहा एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजन, हैलोजन का एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल का मतलब क्या हो गया, असामान्य। सामान्य अगर होना चाहिए वो ऐसा सामान्य नहीं होता, इसमें कुछ एक्सेप्शन, या मैं बात करूँ एबनॉर्मेलिटी में देखने को मिलती है। किस तरीके से मिलती है मैंने बता दिया। कहाँ पे तो हैलोजेंस में क्या होता है, या एक तो होता है माइनस आई प्रभाव, इंडक्टिव फैक्ट में अपन पढ़ा, एक रेजोनेंस में पढ़ा, एक प्लस आर होता है। तो कहाँ पे तो माइनस आई देगा और कहाँ पे प्लस आर देगा, इसकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो अपनी हेडिंग क्या होगी, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस का एबनॉर्मल बिहेवियर। इसकी अगर मैं बात करूं, सबसे पहले किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन फर्स्ट केस काम में ले रहे हैं। फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, कहाँ पे प्लस आर कहाँ पे माइनस आर काम में लेना है। तो अगर अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी एरोमेटिक कंपाउंड मिले, एरोमेटिक कंपाउंड जिसपे क्या हो CH2 पॉजिटिव ग्रुप, या अगर मैं बात करूं जैसे एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया हो, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, बेंजिल धनायन और बेंजिल एनायन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जैसे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अपने को क्या दे दे, एनिलीन दे दे। इसी तरीके से मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने को क्या दे दे, या तो फिनॉल दे दे, या अपने को क्या मिल जाए, एसिटिक बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अगर ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी दिखते हैं ये कंपाउंड्स, जिसमें एक तो ये जो बेंजिल कार्ब धनायन, बेंजिल एनायन, एनिलीन, फिनॉल और बेंजोइक एसिड, अगर ये कंपाउंड अपने को कहीं भी मिल जाए और इसके साथ क्या जुड़ा मिल जाए, हैलोजन,
इसकी कौन सी कहीं भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर कहीं पे भी हेलोजन देखने को मिल जाए, हेलोजन एक्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो कहाँ पे यहाँ पे प्लस आर की बात होगी और कहाँ है यहाँ पे माइनस आई की बात होगी। तो इसकी अगर स्टेबिलिटी पूछे, इस बेंजिल बेनाइन और बेंजिल एनाइन की क्या पूछे, स्टेबिलिटी, इन दोनों की क्या पूछ ले अपने को, स्टेबिलिटी पूछे। और इस एनिलीन को अपन क्या पूछे, बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति। एनिलीन की क्या पूछ ले, बेसिक नेचर या क्षारीय प्रकृति। और बेंजोइक एसिड और फिनोल की क्या पूछ ले, एसिडिक नेचर। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग क्वेश्चन में अपने को अगर पूछ ले, अगर ये कंपाउंड देके स्टेबिलिटी पूछ ले, ये कंपाउंड देके बेसिक नेचर पूछ ले, और ये कंपाउंड्स देकर अपने को क्या पूछ ले, एसिडिक नेचर। तो इसमें क्या क्या करना है अपने को ध्यान रखना, इस एक्स की जगह अगर स्टेबिलिटी, इन सभी में मैं सभी में ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अगर इस एक्स की जगह क्या हो, फ्लोरीन हो, क्या हो, फ्लोरीन। अगर x की जगह फ्लोरीन है तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे इसकी जो प्लस आर और माइनस आर में अपने को यहाँ पे क्या काम में लेना है, यहाँ पे प्लस आर अपने को क्या काम में लेना है, प्लस आर इफेक्टिव मानना है, किससे, माइनस आई से। तो मैंने क्या कहा, अगर इस x की जगह, अगर इस x की जगह क्या हो, फ्लोरीन हो, तो अपने को क्या मानना है, प्लस आर को इफेक्टिव मानना है, किससे, माइनस आई से। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, इस x की जगह अगर फ्लोरीन है तो अपने को कुछ भी पूछ ले, बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर या स्टेबिलिटी, तो अपने को क्या लगाना है, प्लस आर लगाना है। प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस, यहाँ पे अपने डोमिनेंट क्या रहेगा, प्लस आर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर इस x की जगह, अगर इस x की जगह क्या हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो, तो अपने को क्या मानना है, यहाँ पे माइनस आई डोमिनेंट होगा, किससे, प्लस आर से। ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अपने हेलोजेंस के एबनॉर्मल बिहेवियर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यहाँ से हेल्प मिल जाएगी इजीली। तो मैंने क्या कहा, जब स्टेबिलिटी पूछ ले, बेसिक नेचर पूछ ले, एसिडिक नेचर पूछ ले, तो इस x की जगह अगर फ्लोरीन है, इसकी प्रकृति पे डिपेंड कर रहा है, अगर फ्लोरीन है तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्लस आर डोमिनेंट होगा। अगर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन तीनों में से कोई है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई लगाना है। तो कहाँ पे माइनस आई और कहाँ पे प्लस आर लगाना है, उसकी मैं बात कर ली। अपना जो फर्स्ट केस है ये अपना इस तरीके का होगा, जिसमें स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर पूछ सकता है या एसिडिक नेचर पूछ सकता है। तो कहाँ पे प्लस आर होगा और कहाँ पे माइनस आई होगा, इसकी मैंने बात कर ली, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो अपना फर्स्ट एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया, अपने फर्स्ट केस लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड केस की। और क्या हो सकता है कंपाउंड, किसी कंपाउंड में कहाँ पे तो माइनस आई होगा, हेलोजन कहाँ पे तो माइनस आई देगा और कहाँ पर प्लस आर देगा। इसकी विद्युत ऋणता में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे या इसके लोन पेयर के कारण इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। इस आधार पर अपन चेक कर रहे हैं कि माइनस आई देगा या प्लस आर देगा। अपन सेकंड केस ले रहे हैं, इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर फर्स्ट अपन ने देख लिया। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और अपने कहाँ मिल सकता है, कहाँ पे तो इसका माइनस आई लगेगा और कहाँ पे इसका प्लस आर लगेगा। सेकंड केस में ले रहा हूँ, ध्यान में रखना सेकंड केस को भी। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा हेलोजन का एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर मैंने क्या जोड़ा, हेलोजन एक्स। इसको क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड बोलते हैं इसको। एरिल हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो एरिल हैलाइड, इसमें दो तरीके की रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को देखने मिलती है। एरिल हैलाइड में एक तो मिलती है एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन AR-SN अभिक्रिया, और एक इसमें देखने को मिलती है AR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, AR-SE और AR-SN। तो अपने को दो तरीके की रिएक्शन मिल गई, एक तो कौन सी
एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक कौन सी मिल गई, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ARSE रिएक्शन। तो इसमें अगर एरिल हैलाइड या इसके एबनॉर्मल बिहेवियर की मैं बात करूं तो कहाँ पे +R होगा और कहाँ पे -I होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ARSN का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसका मतलब क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें तो किसी इलेक्ट्रोफिलिक के द्वारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, प्रतिस्थापन होगा, और इसमें किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किसी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का प्रतिस्थापन होगा। तो ARSE में तो क्या होगा, हेलोजन में, और ARSN में क्या होगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने काम में लिया एरिल हैलाइड। क्या काम में ले रहा हूँ, एरिल हैलाइड। इसके विक्रिया जब मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ करवा दूँ, किसके साथ करवा रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो यहाँ से X जाएगा। सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किसी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की जगह ये न्यूक्लियोफाइल आ जाए, उसका रिप्लेसमेंट कर दे, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। या मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफाइल की जगह मैंने कहा कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ये X नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गई X नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की जगह कोई न्यूक्लियोफाइल या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, उसका क्या करते, रिप्लेसमेंट करते, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा किसी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का रिप्लेसमेंट कर देना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अगर इसमें मैं कंपाउंड की बात करूं तो क्या बनेगा, नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रहा है ये। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे इस X की जगह क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसमें मैं बात करूँ, इस रिएक्शन में अगर क्रियाशीलता की मैं बात करूँ, यहाँ पे X की जगह कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर इस न्यूक्लियोफाइल का टेक यहाँ पे होगा तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, इसकी जो नाभिक स्नेहिता है वो कितनी ज़्यादा है, नाभिक स्नेहिता पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अपनी क्या देख रहे हैं, क्रियाशीलता। इसकी क्रियाशीलता किसके साथ देख रहे हैं, यहाँ पे इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, अपन क्या देख रहे हैं, रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता। तो हेलोजेंस की क्रियाशीलता, मैंने क्या कहा, हेलोजन की जो क्रियाशीलता है वो हमेशा ही किससे देखी जाती है, -I प्रभाव से। कहीं भी हेलोजन की जब रिएक्टिविटी की बात आती है तो -I प्रभाव अपने को अप्लाई करना है। ये अपने को सबसे ज़्यादा याद रखना है, बेस्ट चीज़ है, अपने को सबसे ज़्यादा याद रखनी है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर ये इसके साथ, अगर ये इस तरीके की रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है तो इस कंपाउंड में अगर क्रियाशीलता की मैं बात करूँ, अगर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, इसका निर्धारण अपन किस आधार पर करेंगे, -I प्रभाव के आधार पर। तो यहाँ इफेक्टिव क्या होगा, -I प्रभाव। -I प्रभाव यहाँ पे इफेक्टिव होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, -I प्रभाव जिसका ज़्यादा होगा वो रिएक्शन उतनी ईजीली देगा। तो क्रियाशीलता की जब भी बात आती है तो अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपने को क्या देखना है, हेलोजेंस की एबनॉर्मेलिटी किस आधार पर देखनी है, यहाँ पे -I प्रभाव के आधार पर। तो ये अपनी बात होगी ARSN या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में -I अपने को देखना है, +R प्रभाव यहाँ पे नहीं देखना। अब मैं बात कर रहा हूँ ARSE का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अलग कर लेता हूँ थोड़ी इसकी बात। ARSE तो अपने दो रिएक्शन बोली एरिल हैलाइड की, एक तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक अपन ने बोली इसकी जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो
ये दो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन अपने पढ़ ली एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसी एरोमेटिक कंपाउंड की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपनी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक, एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, प्रतिस्थापन होगा किसका, इलेक्ट्रॉन स्नेही का, इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीशीज से हो उसको क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ इसमें ARSC की, तो एरोमेटिक कंपाउंड की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैं अगर काम में लूँ हेलोजेंस को, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ मैं हेलोजेंस को अगर ऐड करूँ यहाँ पे, तो इसकी रिएक्शन जब किसके साथ करवाई जाती है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो ये रिएक्शन कौन सी देगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग ये जो एरोमेटिक कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसके साथ जुड़ने वाला इलेक्ट्रोफाइल ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ने पर किस बात पे डिपेंड करेगा, इस कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी, इस कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी या नाभिक स्नेहिता पर डिपेंड करेगा कि इस कंपाउंड को इसके साथ जुड़ना है तो इसकी नाभिक स्नेहिता कितनी है या न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे अगर चेक करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर इसकी मैं बात करूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी को यहाँ पे कौन बढ़ा सकता है, कौन घटा सकता है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है अपने को, तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है तो +R और -I हेलोजेंस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो यहाँ पे अपने +R लगाना है या -I लगाना है। तो इसके आधार पर अपन हेलोजेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है तो अपने को क्या यहाँ पे क्रियाशीलता की बात करें तो -I प्रभाव यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेंट फैक्टर होगा। कब, जब न्यूक्लियोफिलिसिटी या मैं बात करूँ इसके साथ रिएक्शन या क्रियाशीलता, इस कंपाउंड की इसके साथ रिएक्शन होगी तो इसकी क्रियाशीलता की अगर बात करूँ या न्यूक्लियोफिलिसिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -I प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसके साथ रिएक्शन करने से ये क्या देगा, कौन से कंपाउंड देगा, तो यहाँ पे रिएक्शन में ध्यान से देखिएगा, इस X का ऐसा कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल या तो किस पोजीशन पर आएगा, ऑर्थो पर, या किस पोजीशन पर आएगा, या आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर आएगा, या तो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। तो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, अगर अपने को क्या चेक करना है, ये इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ आएगा, ऑर्थो पर आएगा या पैरा पोजीशन पर आएगा। इस बात का अपन किससे चेक करेंगे कि इस एक्स के पास क्या है, लोन पेयर होने से इसका क्या लगेगा, +R इफेक्ट लगेगा। +R लगने से इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि ये जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पर होगा या पैरा पोजीशन पर होगा। ऑर्थो या पैरा पोजीशन की इसकी अगर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की मैं बात करूँ, इसकी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की अगर मैं बात करूँ, या तो ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर, इस बात की जानकारी अपने को कौन दे रहा है, +R इफेक्ट। तो अगर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो +R इफेक्ट लगाना है। अगर इलेक्ट्रिक क्रियाशीलता की बात करें, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, या इस कंपाउंड की इसके साथ रिएक्शन की बात करें, तो अपने को क्या देखना है, -I प्रभाव। तो दो तरीके की रिएक्शन होगी। अगर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, अगर ये चेक करना है तो अपने को +R लगाना है। अगर अपने को इसके साथ इसकी क्रियाशीलता या इसकी नाभिक स्नेहिता, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करनी है तो अपने को -I प्रभाव देखना है। तो कहाँ पे +R लगेगा और कहाँ पे -I लगेगा, ये अपने बता दिया हेलोजेंस में
कुछ एरोमेटिक कंपाउंड में कहाँ पे -I लगेगा, कहाँ पे +R लगेगा। इसी तरीके से कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर और होते हैं, कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे हैलोजन में अपने को -I देखने को मिलेगा और +R देखने को मिलेगा। तो इसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसी भी आप अभी तक जो टॉपिक पढ़ाया है मैंने, इसमें किसी भी तरीके की अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये आपको कंटेंट या लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।